अब फर्स्ट हमारा जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है विच इज अबाउट हाइपरटोनिक सेलाइन और नेबुलाइजर्स। ठीक है, इसमें पहला सवाल ये है कि जैसा कि कहा जाता है कि हाइपरटोनिक सेलाइन एयरवेज में इरिटेशन करते हैं और अगर बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो जो लंग्स के सीलिया होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। तो फिर उसके बावजूद क्यों सीएफ के पेशेंट्स को रेगुलरली हाइपरटोनिक सेलाइन इस्तेमाल करने को कहा जाता है? दूसरी बात ये है कि क्या हाइपरटोनिक सेलाइन का कोई अल्टरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही एकेडमिक क्वेश्चन था। और मैंने जिन्होंने सवाल किया था उनसे फिर पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं कि आपने कौन सा एविडेंस जो पढ़ा है, देखा है, जिसके मुताबिक आपको ये फिक्र लगी है। तो जो एविडेंस दिया गया था वो ये था कि 1999 21 इयर्स अगो एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने जो था वो पेट्री डिश में जो है ना, बंदे के मरीज के अंदर नहीं बल्कि वो सिलरी जो मैं आपको बता रहा था ना, वो हेयर लाइक चीजें जो मूव करती हैं, क्लियर करती हैं, उनके ऊपर किया था कि उनको डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ सेलाइन में रखा था कि देखें क्या होता है। तो ये था कि 14% वाला जो था उससे काफी डैमेज हुआ था, 7% सेलाइन जो था उनसे वो मूव होना स्टॉप हो गए थे लेकिन रिकवर हो गए थे। लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी तजर्बे थे, उनका इनसाइड एयरवेज के साथ तल्लक नहीं है। हमारी प्रॉब्लम सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये है, और वो जो थे वो बगैर सीएफ के लोगों के थे, वो सीएफ वाले मरीज नहीं थे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि थिक म्यूकस जो है वो ऑलरेडी उस सिलिया के ऊपर है और सिलिया पहले से ही काम नहीं कर रहे हैं। और ये जो हम कह रहे हैं कि आप टॉनिक दे, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो थिक म्यूकस है उसको पतला करें ताकि वो जो है वहां से हट जाए और नीचे से जो सिलिया है वो काम करना शुरू कर दें। तो हो सकता है ये नॉर्मल सेल लाइन जो है उस तक सही पहुंचे ही नहीं, क्योंकि ये एयरवेज में हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे हमारे इतनी रिसर्च, दूसरे फायदे इसके हो चुके हैं, तो इस चीज का कोई खतरा नहीं है। आप किसी किस्म का जो है वो फिक्र ना करें कि इससे जो है वो एयरवेज के सिलिया जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। इससे ये है जो मैंने कहा कि ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, वीजिंग हो जाती है, इरिटेशन होती है, तो उसके लिए उससे पहले वेंटोलिन वाला जो है आप इनहेलर या नेबुलाइजर ले सकते हैं, जिससे कि वो साइड इफेक्ट, बल्कि साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि डिजायर्ड इफेक्ट है, वो जरा जो है वो कम हो जाए। अगर आप ये टॉलरेट नहीं कर सकते तो उसके अलावा मैंने वो कहा है कि जैसे डीएनएज वाला है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, पुलमोजाइम है वो इस्तेमाल होता है, मैनिटोल है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके वो अल्टरनेटिव है, लेकिन उनसे काफी चीप जो है वो हाइपरटोनिक सेलाइन है। और हाइपरटोनिक सेलाइन की डिफरेंट स्ट्रेंथ है जो जिस बच्चे के लिए सूट करती है और मकसद जिससे पूरा हो जाता है वही ठीक है। तो इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं है, आप इसे लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन ये है कि खांसी ज्यादा बढ़ जाने की सूरत में या ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाने की सूरत में क्या हमें फौरन एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, या इससे पहले जो चेस्ट फिजियोथेरेपी या नेबुलाइजर्स जो ले रहे हैं उनको बढ़ा के देखना चाहिए? सर्कला, ये जो कफ है ना, कफ एक सिम्टम है, ये हमें बता रहा है कि कुछ ना कोई चीज कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और कफ की कई जो है वजूहात हो सकती हैं। अगर किसी का गला खराब हुआ है तो वो भी हो जाएगा, अगर गला खुश्क है तो वो भी हो जाएगा, अगर किसी ने कोई पानी पी रहा है तो होता लगा है तो कफ शुरू हो जाएगी, अगर बाहर कोई निकला है तो किसी को पोलन से एलर्जी है तो एलर्जी से भी कफ हो जाती है, अगर डस्ट है तो उससे भी कफ हो जाएगी। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में ऑब्वियसली जब खांसी होती है तो हमें फिक्र होता है कि ये किसी इन्फेक्शन की अलामत तो नहीं है। तो ये वायरस के इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये म्यूकस के जमा होने से भी, और फिर क्योंकि म्यूकस थिक है वो ऊपर नहीं आ रहा, उससे भी एयरवेज इरिटेट होते हैं तो उससे भी हो सकता है। तो शुरू में ये कफ जो है ये इस चीज का साइन हो सकती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है या हो चुका है, तो उससे बचाव किया जाए। अगर मिसाल के तौर पे इस खांसी के साथ बलगम ज्यादा आ गई है, या बलगम का रंग जो है वो पहले क्लियर था उसके बाद लाइट क्रीम हो गया, फिर लाइट ग्रीन हो गया, फिर ग्रीन हो गया, तो उसका मतलब है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो जरूरी है। अगर म्यूकस वगैरह ज्यादा हो रहा है लेकिन उसके अलावा अभी कुछ और सीरियस नहीं है, तो आप फिजियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 3 दफा कर सकते हैं। उसके साथ नेबुलाइजर जैसे वेंट्रल नेबुलाइजर या डीएनएज इस्तेमाल कर सकते हैं, जाके अगर म्यूकस वगैरह है तो कफ अप कर सकते हैं। लेकिन उमूमन ये होता है कि अगर खांसी विद इन द नेक्स्ट 48-72 आवर्स बेहतर नहीं हुई है, उसके साथ स्प्यूटम प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा हो गया है, तो फिर एंटीबायोटिक्स लेने
की जरूरत पड़ जाती है ताकि इन्फेक्शन सेटल होने से पहले ही हम उसे खत्म कर दें। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि खांसी वेट खांसी है या खुश्क खांसी है या कोई और वजह तो नहीं है जो कि टेम्पररी है और 1-2 दिन में वैसे ठीक हो जानी है। तो ये चीजों का जो है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन जो है कफ का होना किसी चीज के होने का, आइंदा होने का वो है खतरा जो है वो आपको बता रही है कुछ हो रहा है, तो एहतियात जरूरी है। और इन चीजों में फिजियो भी पहले कर सकते हैं, नेबुलाइजर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 दिन हो गए, जस्ट कफ खराब हो रही है, बलगम ज्यादा आ रहा है, तो फिर एंटीबायोटिक्स शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेंटोलिन, एटम और 7% हेपेटोनिक सैलाइन का क्या फंक्शन है, और ये कि वेंटोलिन और एटम के फ्रीक्वेंट इस्तेमाल से एंजाइटी क्यों हो जाती है? ये फंक्शन मैं पहले बता चुका हूँ कि वेंटोलिन जो है ये एयरवेज को ओपन अप कर देता है। और उसका ये होता है कि जब ओपन एयरवे होते हैं तो हवा जो है या जो ब्रीथ करती है हम ऑक्सीजन वगैरह या एयर जो वो बेहतर ज्यादा मिकदार में अंदर जाती है। और फिर एयरवेज बड़े हैं तो ये म्यूकस को भी मोबिलाइज कर लेता है। तो अगर एयरवेज ओपन है तो कफ अप करना भी जो है आसानी हो जाती है। एटम भी है वो भी सिमिलर जो है वो साइड वो सही उसका होता है, एक्शन होता है। लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंट, ये वेगल नर्व स्टिमुलेशन के हिसाब से बढ़ता है। वेंटोलिन डायरेक्टली जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसके ऊपर काम करता है, रिलैक्स करता है। और हाइपोटोनिक सेलाइन जैसे बताया ये इरिटेट करता है, खांसी करता है, म्यूकस को थिन करता है। ये जो है ये चीजें डिफरेंट फंक्शन के लिए दी जाती हैं। लेकिन क्योंकि हाइपोटोनिक सेलाइन से ये कफ और इरिटेशन होती है, उससे पहले जो वेंटोलिन अमूमन ज्यादा इस्तेमाल होता है, एटम कम इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और ये एंजाइटी की होती है, ये होता है कि वेंटोलिन का साइड इफेक्ट और एटम का भी ये होता है, ये इनमें भी ये जो होता है ना डिजीनेस हो सकती है, लाइट हेडनेस हो सकती है, हार्ट रेट ज्यादा हो सकता है। तो इन चीजों से जो इंसान में घबराहट आ जाती है, वही घबराहट वही एंजाइटी है जो कि हो सकती है। तो उसमें यह है कि डोज का देख लें कि अगर 5 मिलीग्राम एस्ट्रोवेंट ले रहे हैं तो उसकी जगह 2.5 मिलीग्राम कर लें। साइड इफेक्ट जो है एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है अमूमन वो है उससे बेहतर हो जाते हैं। और ये बिलखसूस अगर वेंटोलिन और एटम को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे। और इसीलिए जो ये होता है अमूमन ये होता है कि वेंटोलिन जो है हम सिर्फ कहते हैं कि फिजियो से पहले जो है वो कर लें या दिन में 4 दफा कर लें। जो एटम है वो भी इसी तरीका से होता है, 4 से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन किसी को अगर दिमाग की तकलीफ है और फ्रीक्वेंटली जो है वो वेंटोलिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ ये जो है पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, जो कि दिल की धड़कन का एहसास होता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, हेडेक और ट्रेम्बलिंग वगैरह वो शुरू हो जाती है। तो वो एंजाइटी का एलिमेंट इस डोज डिपेंडेंट है। डोज कम करके देख लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि म्यूकस ज्यादा बननी शुरू हो जाए तो वेंटोलिन के इस्तेमाल से क्या फायदा हो सकता है? तो वेंटोलिन एंटीबायोटिक्स नहीं है। म्यूकस अगर थिक हो रहा है या म्यूकस अगर इन्फेक्टेड हो रहा है तो वेंटोलिन से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उनकी वजह से अगर एयरवेज को इरिटेशन होती है, वो स्पाज्म में चले जाते हैं, तंग हो जाते हैं और म्यूकस जो है वो एयरवेज तंग होने की वजह से ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसमें ये वेंटोलिन बिलखसूस फिजियो से पहले जो है मुफीद साबित हो सकता है। तो ये उस सूरत में ठीक है। अदरवाइज जो है आम म्यूकस के लिए वेंटोलिन इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फिजियो के हिसाब से और ऐसे क्लियरेंस के हिसाब से हम पहले देते हैं ताकि एयरवेज ओपन हो जाए, खुल जाए, ताकि म्यूकस जो आसानी से बाहर निकल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनहेलर्स का इस्तेमाल जो है और उनको कैरी करना वो ज्यादा इजी है खासतौर पे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स जो हैं वो नेबुलाइजर्स के इस्तेमाल को क्यों तरजीह देते हैं ओवर इनहेलर्स? एक्सीलेंट क्वेश्चन। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने डॉक्टर्स को प्लीज जाकर कहें कि हमें नेबुलाइजर क्यों दे रही है। कई चीजें होती हैं कि सिर्फ नेबुलाइजर फॉर्म में ही आती हैं, जैसे हाइपोटोनिक सेलाइन है वो नेबुलाइजर में आता है, पुल्मोजाइम है वो नेबुलाइजर में आता है, तो उसका अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन ये टोबी जो है ये भी आप तो इनहेलर में आ जाता है, मैनिटोल है वो भी इनहेलर में आ रहा है, कोलोमाइसिन जो है वो भी इनहेलर में आ रही है। तो हम यहाँ प्रिफर करते हैं
अगर आस्मे का भी मरीज आया है ना हॉस्पिटल में, तो हम अनलेस कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, हम उन्हें सिर्फ इनहेलर ही देते हैं, अस्पताल में भी नेबुलाइजर इस्तेमाल उनके लिए नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहां तक मुमकिन हो सके प्लीज इनहेलर लें, लेकिन इनहेलर के साथ वो जो स्पेशल डिवाइसेस होती हैं उनको सही लेने का, वो भी इस्तेमाल उनका होना चाहिए। और अपने डॉक्टर्स को प्लीज आप एजुकेट करें। ये जो मैं सेशन आपके साथ लोगों का ना, ये आपकी एजुकेशन के लिए है कि आपको एजुकेशन आएगी, आप अपने डॉक्टर्स को भी एजुकेट करें। और ये लर्निंग प्रोसेस दोनों तरफ से होती है, डॉक्टर्स भी लर्न करते हैं और मरीज भी लर्न करते हैं। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही सब कुछ जानता है, मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ और यही चीजें मैं आपसे सीख के फिर आपकी तरफ भी आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसी चीजें जो हैं वो हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए कि एक दूसरे से सीखें और जो बेहतर चीज है उसे प्रोपोगेट आइंदा भी करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा एक सिनेरियो बेस्ड है कि एक 12 साल का बच्चा है जिसमें सूडोमोनास कोलोनाइजेशन ऑलरेडी है और वो इस वक्त प्रोफाइलैक्टिक नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स पर है और 3% हाइपरटोनिक सेलाइन पर है, लेकिन रिसेंटली उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। मदर ये पूछना चाह रही है कि क्या अगर वो स्विच करें 5% को या 7% को तो क्या उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की? तो सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। स्यूडोमोनास कोलोनाइजेशन कॉमन नस्ट इन्फेक्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, और जब ये कोलोनाइजेशन होता है तो उसका मतलब है कि ये वहां रह गया, अब ये एरेडिकेट या क्लियर इसका होना मुमकिन नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसमें कि टोब्रामाइसिन, टोबी भी आता है और कोलोमाइसिन वाला भी आते हैं, या और दूसरी जेंटामाइसिन वाली कई दफ़ा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ें वो अवेलेबल नहीं होती हैं उस मुल्क में। तो ये नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स है वो कंट्रोल करने के लिए है। जब कोलोनाइज हो गया है तो फिर आप नेबुलाइजर से एरेडिकेट नहीं कर सकते, शुरू में हो सकता है लेकिन बाद में नहीं हो सकता है। तो अगर 3% आप टॉनिक दे रहे हैं और उससे दिक्कत हो रही है कि म्यूकस नहीं निकल रहा, तो डेफिनेटली 5% या 7% आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि म्यूकस का निकलना बेहतर हो जाएगा। और जब म्यूकस निकलेगा तो फिर पीछे इन्फेक्शन के इम्कान कम रह जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसे ज़रूर आपको वो करना चाहिए। और साथ ये है कि फिजियो जो है वो ज़रूर करें, अगर 2 दफ़ा करें वो भी 3 दफ़ा कर सकते हैं, ताकि जितनी वो म्यूकस क्लियर हो जाएगा वो बेहतर रहेगा और बच्चे को इंशाल्लाह जो है प्रॉब्लम फिर कम होगी। थैंक यू सो मच। अब हमने अपने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, विच इज अबाउट क्रोनिक कोलोनाइजेशन। उसमें पहला सवाल ये था कि एक सीएफ का पेशेंट है जिसमें अगर लंग्स में कोलोनाइजेशन हो चुकी हुई है, लाइक सूडोमोनास या एमआरएसए की, और आईवी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो कुछ इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा इन्फेक्शन जाहिर हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो जैसे अभी मैंने कहा कि जो कोलोनाइजेशन होता है उसका मतलब है कि वो बग वो अभी वहीं की वहीं है, या अगर है तो हो सकता है थोड़ी मिकदार में रह जाए कि आपने एंटीबायोटिक्स दी हैं, दूसरी ट्रीटमेंट किया है, तो उससे उसका नंबर जो है कम हो सकती हैं, लेकिन टोटली इरेडिकेट नहीं हुई है। तो जब हम कोलोनाइजेशन का बोलते हैं ना, तो वो होता है कि ये अब वहीं रहेगी। और कोलोनाइजेशन जो है असल में लफ्ज जो है ये गलत है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, इसे हम कहते हैं क्रोनिक चेस्ट इन्फेक्शन। कोलोनाइजेशन का होता है कि एक बग है जो कि जिस्म को किसी किस्म का हार्म या तकलीफ या नुकसान नहीं दे रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्यूडोमोनास वगैरह या हमारे से अगर है तो ये अंदर अंदर जो है वो नुकसान कर रही होती है, इसलिए इन्हें कोलोनाइजेशन कहना गलत, टेक्निकली गलत है। हम इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली गलत लफ्ज है, इसको क्रोनिक चेस्ट इन्फेक्शन कहना चाहिए। और क्रोनिक चेस्ट इन्फेक्शन को जो आप हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको जो है जब भी आए इंट्रावीनस एंटीबायोटिक दें ताकि कम हो जाए, और नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक देते हैं कि अंडर कंट्रोल रहे। तो जब कोलोनाइज्ड हो जाता है तो फिर इसका इरेडिकेट करना, खत्म करना वो मुमकिन नहीं होता है, बल्कि उसको सुप्रेस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। तो ये है कि जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो बेहतर बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो चीजें फिर स्लोली जो है वो बढ़ती रहती हैं, और जब 3-4 महीने के बाद फिर होता है फिर इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती है। और ये दोनों एमआरएसए और स्यूडो को दोनों को ये देखना पड़ता है कि ऐसे ही करते हैं दोनों। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसमें क्या कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जो सूडोमोनास की कोलोनाइजेशन को मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट कर सके? हाँ, कोलोनाइजेशन का लफ्ज था नहीं, आपने ऐड किया है, तो इसलिए कोलोनाइजेशन जो मैंने कहा कि वो एरेडिकेट नहीं होता है क्योंकि वो इन्फेक्शन है। तो यहाँ सवाल सिंपल ये है कि एंटीबायोटिक्स कंप्लीटली एरेडिकेट कर सकती है नहीं, वो शुरू में
होता है जब पहला इन्फेक्शन सीडोमोनास का हो, तो अमूमन हम यही कहते हैं कि इसे इरेडिकेट किया जाए। उसके लिए जो है वो अमूमन ओरल एंटीबायोटिक अमूमन जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है, जिसको ये पहली सूरत में ये सीडोमोनास सेंसिटिव होती है, और साथ नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये तकरीबन 40% चांसेस होते हैं कि ये इसे इरेडिकेट किया जा सकता है, लेकिन कई दफा होता है कि ये नहीं होते हैं। तो या इरेडिकेट हो जाता है तो फिर आ जाता है, फिर इरेडिकेट होता है फिर आ जाता है, जिससे कि इंटरमिटेंट जो है वो इन्फेक्शन कहा जाता है, और कहीं फिर कोलोनाइज हो जाए, जिसका मतलब है कि लगातार जो है ये इन्फेक्शन आता रहता है। तो एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन जो टाइम गुजरता है ये सीडोमोनास जो है इतनी क्लेवर बग है कि ये रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देती है, और अपने गिरद एक ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिसके म्यूकोइड कहते हैं, म्यूकस पैदा कर देती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स फिर पेनिट्रेट नहीं होती हैं और जरासीम जो है उसको मार नहीं सकती हैं। तो ये वक्त के साथ सीडोमोनास रेजिस्टेंट हो जाती है, और फिर ये इसका रेडिकेट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुरू में ये रेडिकेशन ये मुमकिन है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में जैसा कि एंटीबायोटिक जो प्रोफिलैक्टिकली नेबुलाइजेशन के तौर पे यूज करते हैं, इंजेक्टेबल्स ही अवेलेबल हैं, तो उसमें क्या बेस्ट चॉइस हो सकती है? तो अगर है ही सिर्फ इंजेक्टेबल अवेलेबल, तो फिर चॉइस तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि चॉइस तब होगी जब अल्टरनेटिव भी होगा। तो आई थिंक एंटीबायोटिक, यानी कौन सी एंटीबायोटिक उसमें बेहतर हो सकती है? हाँ नहीं, एंटीबायोटिक्स तो है ना, वो आपकी सेंसिटिविटी के हिसाब से जाएगी कि सेंसिटिविटीज कौन सी है। जो इंजेक्शंस हैं या आपके नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक है, उन दोनों में है वो अपने सेंसिटिविटी देखनी है कि कल्चर की सेंसिटिव। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हर कुछ अरसा के बाद, और मेरा हाल है कुछ शायद किसी ने पूछा भी था कितने देर बाद कल्चर जो है वो हमें करना चाहिए। अमूमन हम यहाँ कहते हैं कि एवरी एनकाउंटर के ऊपर हम कल्चर करते हैं, जो कि हमारा एनकाउंटर 2-3 महीने से ज्यादा हम नहीं जाने देते। तो यहाँ कल्चर हर 2-3 महीने के बाद होता है। तो पाकिस्तान में जरा कम होता है क्योंकि 6-6 महीने गुजर चुके होते हैं, इसलिए वो पता नहीं होता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक जो भी इस्तेमाल करेंगे इंजेक्शन के लिए या नेबुलाइज के लिए, ये कल्चर रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अदरवाइज अगर बग रेजिस्टेंट है तो फिर वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने का फायदा ही नहीं है। तो कल्चर जो है वो करने चाहिए, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक सेलेक्ट की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक ये था कि यही बग्स इरेडिकेशन के लिए जो हम प्रोफाइलेक्टिकली यूज करते हैं नेबुलाइज एंटीबायोटिक्स, उसमें सिंगल एंटीबायोटिक यूज करना बेहतर है या कॉम्बिनेशन? और अगर तो कॉम्बिनेशन यूज करें तो क्या कॉम्बिनेशन यूज करें? जब जब बच्चों को इन्फेक्शन होता है सीडोमोनास के साथ पहली दफा मिसाल के तौर पे, तो वो बग जो होती है अमूमन जो होती है ना, वो बिल्कुल न्यू बग होती है, वो रेजिस्टेंट नहीं होती है। तो क्लिनिकल स्टेटस के ऊपर मुनसर है कि अगर बच्चे की तबीयत ठीक है तो हम ओरल सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है उसका देते हैं, और साथ जो है नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक देते हैं। और नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक में कोलोमार्सिन और टोब्रामार्सिन जो है वो मोस्ट फेवरेबल है। कई दफा होता है कि एक महीना टोब्रामार्सिन दे दिया, अगला महीना जो है वो कोलोमार्सिन दे दिया, तो ये अल्टरनेट भी करते रहते हैं। लेकिन अगर बच्चे की तबीयत ठीक है और कल्चर जो है वो शो करता है कि सेंसिटिविटी है, तो ओरल सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नेबुलाइज्ड जो टोब्रामार्सिन कोलोमार्सिन, इनका जो है कॉम्बिनेशन वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंटरवीनस की जरूरत पड़े कि जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम ऑलवेज 2 एंटीबायोटिक्स विद डिफरेंट मैकेनिज्म टू किल द बग वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। तो इंटरवीनस के लिए यहाँ यूके में वो है टोब्रामार्सिन और कैफेटाजिडिम जो है इज द मोस्ट कॉमनली टू इंटरवीनस एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू किल दैट। लेकिन पाकिस्तान में इनके अफोर्डेबिलिटी वगैरह के हिसाब से भी है, यहाँ देने के हिसाब से, तो कई दफा लोग जो है सिंगल एंटीबायोटिक करते हैं और वहाँ रेजिस्टेंस भी काफी है। तो वो जो है अगर 2 एंटीबायोटिक्स यूज की जाए तो रेडिकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है, तबीयत बच्चे की जल्दी बेहतर होगी। लेकिन अगेन चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स भी डिपेंडेंट जो कल्चर है उसके ऊपर मुनसर होगा कि कल्चर में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो सेंसिटिव है और वो दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। इसके साथ हम अपने जो थर्ड ग्रुप है उसकी तरफ मूव करते हैं, विच प्रोफाइलेक्टिक ओरल एंटीबायोटिक, जो दूसरे प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो हम इसका तो ऑलमोस्ट आप आंसर कर ही दिया था आपने टॉक में कि कोई है जिसको एजिथ्रोमाइसिन जो है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अगर प्रेजेंटेशन को देखें तो उनको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। ये सेकंड भी इससे काइंड ऑफ कमेंट है कि नीड अ सेशन ऑन गाइडेंस ऑफ मेडिसिन बीइंग यूज्ड और प्रिस्क्राइब्ड टू चिल्ड्रन।
हाँ, तो वह भी अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, और जो डिफरेंट एरियाज हम डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, लंग प्रॉब्लम के अलावा लिवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, तो जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं हम इंशाल्लाह उन्हें कवर करते रहेंगे। एक ही क्लास में सब कुछ करना सभी के लिए कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन ये था कि अमूमन हर सीएफ के पेशेंट को डिफरेंट मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बीमारी है तो हर एक को एक तरह का इलाज क्यों नहीं तजवीज़ किया जाता? मुझे खुशी है कि डिफरेंट मेडिसिन यूज हो रही हैं, इसलिए कि हर बच्चा डिफरेंट है। और जैसे जीन्स भी डेल्टा 508 की मैं बात करता हूँ, देयर आर 2090 डिफरेंट जीन्स। हर बच्चे की सीएफ जो है वो मुख्तलिफ होगी, तो हमने उनके कल्चर के हिसाब से वो मुख्तलिफ होगी, उनका चेस्ट इन्फेक्शन मुख्तलिफ होगा, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस मुख्तलिफ होंगी। लिहाजा ये बच्चे की तबीयत के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ जो है देख के इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए। ये ब्लाइंड गूगल ट्रीटमेंट जो है कि नेबुलास हर एक चीज़ दे दी, ये भी दे दिया, 3 हफ्ते का बच्चा है और हर एक चीज़ दे रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये ट्रीटमेंट जो है ये इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, बच्चे की तबीयत के हिसाब से, उसके असेसमेंट के हिसाब से, उसकी कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से। तो मुझे खुशी होगी कि अगर वो ऐसा हो रहा है तो, और लोग ऐसे ही ब्लाइंडली जो है हर एक चीज़ हर बच्चे को नहीं दे रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का भी ऑलमोस्ट तो आपने जवाब दे दिया, स्टिल ये है कि क्या डेली सेप्ट्रॉन भी यूज की जा सकती है टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस? हाँ, सेफ्ट्रॉन का ये है कि जैसे अजिथ्रोमाइसिन हम हफ्ता में जो है वो 3 दिन करते हैं कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो काफी लंबी है, तो वो जो है एक दिन छोड़ के भी दे दें तो वो ठीक रहती है। लेकिन सेफ्ट्रॉन जो है ये कोट्रामोक्साजोल है, तो इसका जो है वो दिन में 2 दफा देना पड़ती है और हर रोज देना पड़ती है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी हैं, वो भी ऑब्वियसली मॉनिटर करना पड़ते हैं। लेकिन ऐसा है कि ये साल तक दी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि एक 7 दिन का कोर्स है 2 हफ्ते के बाद खत्म कर देनी है, वो नहीं है। ये प्रोफ्लेक्सिस जो है वो साल तक इस्तेमाल की जा सकती है अगर इसके अपने साइड इफेक्ट यहाँ नहीं है तो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक बच्चा जिसके अंदर डेल्टा 5, 2 साल का बच्चा है, डेल्टा F508 पॉजिटिव है, लेकिन कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, क्या उसको एक्चुअली प्रिस्क्राइब की गई है ओरल एजिथ्रोमाइसिन? मदर का कंसर्न है कि क्या वो स्टिल यूज करें या उनको नहीं यूज करने की जरूरत? तो सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि बच्चे को किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमेशा बगैर सिम्टम्स के ही रखे। दूसरा ये है कि डेल्टा F5 का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है एजिथ्रोमाइसिन के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी तकरीबन 1/3 को डेल्टा 508 पॉजिटिव है, 2/3 का पता ही नहीं है कि उन्हें क्या है। तो ये सिम्टम्स के ऊपर मुनसर है कि अगर बच्चे को जो है ये इन्फॉर्मेशन हो रही है जिससे खांसी वगैरह लगातार रहती है, इन्फेक्शन हो रही होती है, तो फिर ये जो है प्रोफिलैक्टिक एजिथ्रोमाइसिन देने का फायदा है। लेकिन बच्चा अगर बिल्कुल सही तंदुरुस्त है, कोई ऐसा चीज नहीं है, तो उसमें जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन जो है वो जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि दें। और कई दफा ये भी होता है कि हम गर्मियों में यहाँ जो है वो स्टॉप कर देते हैं और सर्दियों में देते हैं, क्योंकि सर्दियों में इम्कान ज्यादा होता है एंटीबायोटिक्स के इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा होंगे। तो ये जो है ना, ये अगेन इंडिविजुअलाइज्ड जो है ये अप्रोच होगी। ये ब्लाइंडली हर एक को देना वो भी ठीक नहीं है। तो अगर बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई किसी किस्म का सिम्टम नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो उसे फिर ऐसी चीजों से हम कुछ देर ऑब्जर्व कर सकते हैं ना दिए बगैर भी। लेकिन फिजियो जो है वो जरूर जारी रखे, फिजियो ना स्टॉप करे। ठीक है, ठीक है। फिजियो भी और एक्चुअली उनका नेबुलाइजेशन के बारे में कंसर्न था, उसने यानी वो चेस्ट ट्रीटमेंट अदरवाइज जारी रखे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लीवोफ्लॉक्सासिन को ओरल ये जो है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे यूजुअली सीएफ में क्यों यूज नहीं किया जाता? तो ये जो है ना लीवोफ्लॉक्सासिन जो है ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन फैमिली की है। तो ये अमूमन जो है ये रेजिस्टेंट टीबी वगैरह जो होती है ना उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, या कई और कंडीशंस में होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में बहुत कम होता है, लेकिन ये पाकिस्तान में जो है ना सेंसिटिविटी इसकी अमूमन करते हैं जो कि हम यहाँ नहीं करते हैं। और कई दफा मैं कहता हूँ कि हो सकता है सेंसिटिविटी के पीछे जो है ये ड्रग कंपनी वालों का हाथ हो, कि वो उन्हें स्पेशल बैच देते हैं कि ये सेंसिटिव करें ताकि उनकी एंटीबायोटिक है वही सेंसिटिव आए और वो इस्तेमाल कर सके। तो ये अमूमन जो होता है इसकी जरूरत नहीं पड़ती है एज ए प्रोफ्लैक्सिस। और प्रोफ्लैक्सिस में सिप्रोफ्लॉक्सिस भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिप्रो वगैरह इनका अगर इस्तेमाल प्रोफ्लैक्सिस किया जाए तो स्यूडोमोनास जो है इसका रेजिस्टेंस जो होना बहुत जल्दी ये रेजिस्टेंट हो जाती है।
तो फिर आपके पास ओरल एंटीबायोटिक कोई भी नहीं रहेगी कि जो आप बच्चे की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है तो वो दे सके, फिर आपको स्ट्रेट इंटरवीनस के ऊपर जाना पड़ेगा। तो कोशिश ये होती है कि ऐसी एंटीबायोटिक जो कि हम रिजर्व में रख सकते हैं ओरल के तौर पे, तो उन्हें हम प्रोफिलैक्सिस के तौर पे ज्यादा ना दें या बिल्कुल ना दें, तो इसलिए जो हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर सीएफ के मरीज को ओरल एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत होती है प्रोफाइलेक्टिकली? और दूसरा ये कि आंसर अगर इज वो नो। बंद करते हैं तो क्या उनका इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं? आंसर इज नो। हर एक को जरूरत नहीं है। तो वो तो ऑब्वियसली बंदे के अपने कुव्वत मुदाफत के ऊपर मुनसर है, उनके अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर मुनसर है, उनके अपने इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर मुनसर है कि क्या कुछ हो रहा है। अगर उन्हें इन्फेक्शन ही नहीं हो रही है, उनकी सेहत माशाल्लाह ठीक है, हर चीज ठीक ठाक चल रही है, तो फिर प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक का फायदा नहीं होगा। जहां है कि उन्हें 3-4 दफा साल में इन्फेक्शन हो रहे हैं, वहां जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या इन्हें एंटीबायोटिक्स दें ताकि ये इन्फेक्शन ना हो, ताकि इनके लंग डैमेज ना हो। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो ही नहीं रहे हैं, तो उनके वैसी बाकी की तदाबीर जो अफारती तदाबीर ऐसी हैं जिनसे कि बच रहे हैं, तो अल्लाह ताला सेहत दे, ठीक ठाक रखे, कोई ऐसा जरूरत नहीं होगी। और अगर इन्फेक्शन आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और स्टॉप एंटीबायोटिक्स, देन ऑफ कोर्स यू आर मोर लाइकली कि उसके चांस, अगर इन्फेक्शन हो रहे हैं, एंटीबायोटिक या प्रोफिलैक्सिस आप स्टॉप कर रहे हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा म्यूकस प्रोडक्शन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि म्यूकस प्रोडक्शन को कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? वो मेरी पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है ना, उसको पढ़ के देख ले या उसके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह म्यूकस बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि अगर लंग्स में म्यूकस नहीं है या फिर बच्चा बहुत अच्छी तरह से उसको कफ आउट कर सकता है आफ्टर नेबुलाइजर्स, तो स्टिल उसको फिजियोथेरेपी करने की जरूरत है, चेस्ट फिजियोथेरेपी? ये जो फिजियोथेरेपी है ना, आई थिंक ये पार्ट ऑफ लाइफ समझें बच्चे, या जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो खेल कूद है, वो अगर मिसाल के तौर पे इनके बिल्कुल म्यूकस वगैरह नहीं है, चेस्ट ठीक है, कफ नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हें पकड़ के वो थप्पड़ लगाते रहें। उसमें यह है कि उन्हें एनकरेज करें कि फिजिकल एक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया ना अपनी प्रेजेंटेशन में कि स्किपिंग वगैरह है, कूदना भागना है, दौड़ना है, वो करें। वो भी इसी चीज के बराबर हो जाएंगे। और जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं, तो ओकेजनल ब्रेक फ्रॉम फिजियोथेरेपी, अगर बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उसको दूसरी फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे वो चीज जो है वो फिजियोथेरेपी के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है, और उनको फॉर्मल फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा ब्रेक मिल सकता है। लेकिन इनको मॉनिटर करना जो है बहुत ही जरूरी है, कि क्योंकि ये जो म्यूकस की दफा होता है ये स्मॉल एयरवेज में होता है, और अगर बच्चा जो है वो स्पायरोमेट्री वाला ये लंग फंक्शन नहीं कर सकता, तो वो शायद पता ना चले कि इसके स्मॉल एयरवेज जो हैं वो क्लोज्ड हैं। तो उसके लिए जो है कई दफा वो एयरवेज को ओपन करने के लिए जो है ना, ये पुलमोजाम वगैरह जो है, मेरी जो स्टडीज रिसर्च स्टडी थी उसमें मैंने पुलमोजाम इस्तेमाल किया था अंडर 5 years ऑफ एज चिल्ड्रन, ताकि जिनके जो एयरवेज जो है वो ज्यादा खराब नहीं थे, बल्कि वो स्मॉल एयरवेज ब्लॉकेज के हिसाब से, तो उसमें जो कोशिश करते हैं कि उनके वो एयरवेज ओपन रहे। तो अगर हो सके तो बेहतर है, ताकि बच्चे को भी एहसास हो कि ये चीज जो है करना करिए। क्योंकि अगर आपने कुछ दिनों के लिए, हफ्ता दो के लिए छोड़ दी, तो फिर बच्चे की भी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा बड़ा होकर यही सोचेगा जी कोई जरूरत नहीं है, अम्मा ने नहीं की थी तो मुझे भी करने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि किसी किस्म का जो है ना उसे हो कि खेल कूद को भी कहें कि करे, और ये फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी होगी या फॉर्मल फिजियोथेरेपी का सेशन, ये कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। लेकिन उसका इंटेंसिटी जो है वो सिम्टम्स के ऊपर मुनसर है, कि अगर ज्यादा सिम्टम्स हैं तो ज्यादा करना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि खेल कूद है वो भी शामिल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। वैसे नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है रोल ऑफ वैक्सीनेशन, उसको आप ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं टॉक पे, लेकिन स्टिल उसके बारे में 2 क्वेश्चंस थे। पहला तो ये था कि कौन सी वैक्सीनेशंस करवाई जाएं बच्चे को ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो कम हो सके। तो वो मैंने, एक तो ये था कि हर साल फ्लू जैब होना चाहिए, अगर बच्चा 1 साल से कम है तो उसको, अगर RSV का है तो विंटर के सीजन में वो दिया जाए। बाकी हिप है, परटसिस है, न्यूमोकॉकस है, वो वैक्सीनेशन वो दिए जाए जिनके साथ के चेस्ट इन्फेक्शन का तल्लक है। तो ये भी मैंने अभी आंसर कर दिया है कि फ्लू शॉट के क्या मिलना चाहिए, जी हर साल मिलना चाहिए। और अगर बाकी के फैमिली मेंबर्स भी लेना चाहें
तो वो भी बच सकेंगे, और ये है कि वो CF के बच्चे को भी पास नहीं कर सकेंगे। सो यस, हम रेकमेंड करते हैं कि फ्लू शॉट जो है वो बिलखसूस जो बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस उन्हें जरूर मिलना चाहिए, और उसके साथ अगर बाकी के फैमिली मेंबर्स भी लेना चाहिए तो उनके वो भी अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन इज इम्यून सिस्टम, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जनरल मेजर्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम क्या किस तरह से उसके इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए मरीज के एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो क्लेंजीनेस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन करने के हिसाब से, डिसइंफेक्शन के हिसाब से, उनके इक्विपमेंट को साफ रखने के हिसाब से, उनके घर में जो दूसरे बंदे हैं अगर उनको इन्फेक्शन है तो वो डायरेक्ट कंटेक्ट या मिनिमाइज कंटेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो कि मैंने प्रेजेंटेशन में भी जो डिस्कस की हैं, इन सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर किसी के इन्फेक्शन है तो दूर रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ये हाथ क्लेंजीनेस, हाथ वॉश करने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, खांसी अगर आ रही है तो उसको कवर करना चाहिए। ये सभी तदाबीर जो पेशेंट के इर्द गिर्द जो है वो हमें करना चाहिए, तो इंशाल्लाह इनका अगर ख्याल करेंगे तो इन्फेक्शन भी कम होंगे। इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि उसके बच्चे जो इम्यून सिस्टम है, डिफाई निज़ाम है बच्चे का, उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। तो इम्यून सिस्टम जो है उसमें एक तो यह है कि इम्यूनाइजेशन दें, उससे इम्यूनिटी अच्छी होगी। दूसरा उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, वो अच्छी होगी। बाकी विटामिन जो मैंने जिक्र किया है वो करें, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। बाकी उनकी मसल पावर वगैरह अच्छी हो, उनका खेल कूद, वो बोन्स वगैरह स्ट्रांग हो, उनसे इम्यूनिटी अच्छी होगी। और कॉन्फिडेंस से बच्चे की सेहत अच्छी होगी, बाहर खेलेगा, दूसरों के साथ बात करेगा, पार्टिसिपेट करेगा गेम्स वगैरह में, उनसे जीतेगा, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आना वैसे ही बेहतर हो जाएगा। और जो भी वो बात करें उनकी प्रेज करें, उन्हें शाबाश दें, उन्हें क्रिटिसाइज कम करें। उनको अगर कुछ जो आगे पीछे रह भी गया तो अच्छे तरीका से समझाने की कोशिश करें, डांटे ना। तो इन चीजों से जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का भी बढ़ता है, दूसरों के बढ़ता है। अगर हर वक्त आप उन्हें डांट ही रहे हैं और उन्हें किसी चीज में हिस्सा भी नहीं लेने दे रहे हैं, उनका वो पता ही नहीं है कि वो अगर किसी के साथ दौड़ लगानी है कि विन होंगे या नहीं होंगे, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। ये कॉन्फिडेंस जो है ये फिजिकल कॉन्फिडेंस, मेंटल मैच्योरिटी कॉन्फिडेंस, और एक दूसरे से बातचीत में कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें जो है ना बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं। और बच्चों को जो है वो एनकरेज करना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक जितनी उन्हें देना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक भी जो है वो कंस्ट्रक्टिव किस्म के हिसाब से देना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव टाइप की, कि बच्चा जो है बिल्कुल ही वो खामोश होकर बैठ जाए और कुछ भी ना करे। तो इन्हें हौसला अफजाई करें, इनकी गाइडेंस करें, इनकी रहनुमाई करें, इनका जो है साथ, अगर फिजिकल एक्सरसाइज है तो साथ खुद भी भागें, अपना भी वजन कम करें और बच्चों के मसल को भी स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके साथ बच्चों को भी जो है वो होता है। और कई दफा होता है कि बच्चों के साथ गेम खेलें और खुद लूज हो जाए, जानबूझ के भी लूज हो जाए, बच्चा जो खुश हो जाता है कि मैं विन हो गया हूँ। तो ये भी चीजें जो होती हैं बच्चे की साइकी के लिए बहुत जरूरी होती है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो इनमें पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए चेस्ट इन्फेक्शन को कम करना है, चेस्ट इन्फेक्शन को कम करने के लिए म्यूकस को कम करना है, और साथ जो चीजें मैंने पूरी प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर की है उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिर हमारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें ये था कि इन्होंने पूछा था कि इनकी बच्ची जब छोटी थी उस वक्त उसमें इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, लेकिन शी वाज मोर एक्टिव। लेकिन अब जैसे वो बड़ी हो रही है तो इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी माशाल्लाह कम है, लेकिन वो कम एक्टिव हो गई है पहले से। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है। छोटे बच्चे जो होते हैं ये उमूमन जो है हमारे वो एक प्रोटेक्शन में होते हैं, माँ के पास होते हैं, बाहर जाना आना कम होता है, अगर जा भी होते हैं तो वो भी माँ के साथ ही होते हैं। जब बच्चा स्कूल जाना, नर्सरी जाना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो उनका एक्सपोजर जो है ज्यादा हो जाता है, दूसरे बच्चों के साथ मिलता है, इन्फेक्शन पिकअप शुरू कर देता है। अपनी आदत वगैरह जो उनके बच्चों की वो बदल जाती हैं। स्कूल में जो दूसरे बच्चे हैं खा पी रहे होते हैं और ये CF वाले बच्चे वहाँ खांस रहे होते हैं, तो उनका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें भी जो है वो हर्ट होता है। साथ उन्हें अगर क्रियोन लेने का होता है तो वो जो है तो सोचते हैं कि बाकी की दवाई नहीं ले रहे, हम क्यों ले रहे हैं। तो उसमें ही आप ये करेंगे दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है फूड के साथ, ये भी फूड का हिस्सा है। तो उस तरीका से करें ताकि वो खाना भी खा सके, बच्चों के साथ मिलकुल भी सके, और उनकी जो फिजिक है वो भी स्ट्रांग हो ताकि उनके साथ खेल भी सके। तो उससे जो है वो होता है। जो वैसे बड़े बच्चे होते हैं अगर इन्फेक्शन ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में कहा है, उसके साथ फिर जो है चेस्ट डैमेज या लंग डैमेज उसके होने के इम्कान ज्यादा है।
और जितना हो सके हमें कम करना चाहिए। या बच्चों की साकी हो जाती है कि वो अगर उन्हें पता है कि मैंने थोड़ा सा किया कि मुझे थकावट हो जाएगी तो वो अनफिट भी हो जाती हैं। आजकल हमारी गेम्स भी जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं कि बैठ के हमने खेलना है, तो फिजिकल फिटनेस जो है ना वो नॉन सीएफ पेशेंट जिनको सीएफ नहीं है उनकी भी जो फिजिकल टॉलरेंस जो है वो भी बहुत कम हो गई है। तो कोशिश करना चाहिए कि ग्रेजुअली जो है उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, उनके जो वजन जो है गेन का उसका ख्याल रखें, विटामिन का ख्याल रखें, इन्फेक्शन जो है जल्दी अगर उनके हो रहे हैं तो वो इन्फेक्शन कंट्रोल करें, और बाकी उनको फिजिकल एक्टिविटी में लाएं ताकि जो बैठे ना रहे बल्कि थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टेमिना अपना बिल्ड करें, अपनी एक्टिविटी को ज्यादा करें, तो इंशाल्लाह उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, तो उनके साथ साथ वो चीजें भी इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को प्रिवेंट करने में फिजिकल एक्टिविटी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? मेरे हाल है में वो कवर हो चुका है वी सवाल। हैव टॉक्ड इनफ अबाउट इट, यस, सही बात है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या ये इसका सीजन वेदर का, ये मौसम के क्या इसके ऊपर इफेक्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के ऊपर? दूसरा ये कि बहुत गर्म मौसम में, जैसे आजकल का मौसम है पाकिस्तान में, बाहर जाना क्या हार्मफुल है इन बच्चों के लिए? तो सबसे पहले कि चेस्ट सिम्टम्स जो हैं क्या किसी खास मौसम में या वेदर में खराब होती हैं, तो होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वेदर डस्टी एटमॉस्फेयर आउटसाइड है तो उसमें है, स्मोकी एटमॉस्फेयर है तो उसमें आ जाएगा। और अगर सीजन जो है वो सर्दियों का है तो आरएसवी इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन वो ज्यादा होती हैं। और जैसे मैंने कहा कि स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन जो है वो अमूमन जो है सर्दियों में जो है वो पहली दफा होना शुरू होते हैं। तो इन सभी चीजों का जो है वो असर बच्चे की सेहत के ऊपर पड़ता है, इसलिए कि कुदरती तौर पे ये इन्फेक्शन इस सीजन में या इस माहौल में ज्यादा होने के इम्कान होते हैं। तो कोशिश करना, इसीलिए जो सर्दियों में कहते हैं कि फ्लू जैब, जो फ्लू शॉट है वो लगवाएं ताकि जो होने वाले वायरल इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके। तो ये सीजनलिटी वगैरह या वेदर जो है उस हिसाब से इट इज इम्पोर्टेंट। और अगर बच्चे का इज हार्मफुल फॉर सी हैव टू गो आउट इन द हॉट वेदर, हॉट वेदर में बाहर जाना इस सूरत में खतरनाक है कि बच्चे को एक तो गर्मी होगी, टेम्परेचर हाई है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, और उसके साथ स्वेटिंग ज्यादा होगी, स्वेटिंग से वो पानी की कमी होगी और सॉल्ट की जो है वो कमी हो जाएगी। तो इन चीजों का अगर खास ख्याल रख सकते हैं तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जा सकते। अगर वो फुली कवर्ड हैं इस लिहाज से, कवर्ड के हिसाब से कि शेड में है और पानी के हिसाब से पी रही हैं, अपने जिस्म में डिहाइड्रेशन का वो एलिमेंट नहीं आएगा, साथ सॉल्टी चीजें खा रही हैं, तो वो कोई ऐसा खतरा नहीं है, बाहर जाने से वो जा सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट इसी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी फूड्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए कि प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन या उसमें? तो एलोथेरेपी में जो हम वेस्ट में है वो ऐसे फूड के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी होम्योपैथी के पास चले जाए, हकीम के पास चले जाए, तो वो गर्म सरद खुशक वाली चीज़ों का जो है वो काफ़ी करेंगे। जी आपने ये दूध नहीं पीना, आपने गोभी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने, ये बादी होते हैं, ये होते हैं। लेकिन ये हमारी मेडिसिन में इसका कोई तस्वर किसी किस्म का नहीं है। ये होना चाहिए कि जो भी खा रहे हैं वो एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, हेल्थी डाइट होना चाहिए, जिससे कि आपका वजन ज़्यादा हो और जिस्म में जो नमकियात वगैरह की चीज़ें होती है, विटामिन वगैरह की चीज़ें होती है, वो उनमें किसी किस्म की कमी ना आए। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे जो आपको छोड़ना पड़े। हाँ, कई लोग होते हैं, कई फूड से एलर्जिक होते हैं, उनके खाने से उन्हें रैश हो जाती है, पेट ज़्यादा खराब हो जाता है, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली अगर है तो उन्हें अवॉइड करें। कई लोग होते हैं सीलिएक डिजीज़ होती है जो कि ग्लूटेन और व्हीट, ये गंदम वगैरह जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। कई बार स्ट्रॉबेरी जो है वो नहीं खा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनसे कि पता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है या बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो चीज़ें जो है उनसे परहेज करें, बाकी उसके अलावा हर एक चीज़ खा सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस में, विच इज ए लंग फंक्शन असेसमेंट। उसमें पहला सवाल ये था कि लंग फंक्शन या लंग की कंडीशन के असेसमेंट के लिए यानी सीएफ के मुख्तलिफ उम्र के पेशेंट्स में क्या टेस्ट किए जाने चाहिए? लंग फंक्शन मेनली जो है ना, जो कि मोस्ट इकोनॉमिकल है, वो ये है कि स्पायरोमेट्री है, जो कि ब्लो करते हैं एक इक्विपमेंट में से, उसके बाद वो मेजर करते हैं कि 1 सेकंड में या टोटल कितना ब्रेथ आउट किया बच्चे ने। तो ये तकरीबन ये 5 साल के ऊपर की उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है टेस्ट किया जा सकता है, उससे उम्र में कम होती हैं। रिसर्च में उससे कम बच्चों के भी लंग फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो इक्विपमेंट हर एक जगह के पे नहीं होता है और सभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या टाइम क्लिनिक का इतना नहीं होता है कि आप कर सकें।
तो 5 साल की उम्र से ज्यादा के जो बच्चे हैं उन्हें स्पायरोमेट्री का जो है, जब भी वो क्लिनिक आते हैं हमारे से स्पायरोमेट्री करते हैं, वो तकरीबन हर 2 महीना में हमारे पास आते हैं, तो पता चल जाता है कि कैसे वो काट रहे हैं। ये तो है स्पायरोमेट्री लंग फंक्शन मेजर करने का। बाकी की जो असेसमेंट है वो क्लिनिकल हिसाब से भी होता है। अगर बच्चों के इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, बच्चों की तबीयत ज्यादा है, उनके बलगम ज्यादा आ रही है, उनका सांस फूल रहा है, वो सांस खींच खींच के ले रही है, या उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, या उनकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो गई है, तो ये चीजें जो है ना, ये आपको बताती हैं कि जो क्लिनिकली जो है बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो एक एक्सरसाइज टॉलरेंस चीज होती है कि हम यहाँ मेजर करते हैं कि ठीक है, ये 6 मिनट वॉक, या कोई एक टेस्ट होता है कि 1 मिनट में कितना वॉक, 6 मिनट कितना वॉक कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, उसके साथ हार्ट रेट कितना ज्यादा हुआ है, ब्रीदिंग रेट कितना ज्यादा हुआ है, वो एक क्लिनिकल टेस्ट होता है, वो भी किया जा सकता है। और अगर उसके अलावा आपने देखना कि डैमेज किया हुआ है, तो उसके जो ये है एक फंक्शन का हिसाब से, जो कि स्पायरोमेट्री और क्लिनिकल चीजें होती हैं। दूसरा ये है कि आप जो है लंग को देखना है कि डैमेज किया हुआ, उसमें सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट है या चेस्ट एक्सरे जो है वो किए जा सकते हैं, तो उनसे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो लंग फंक्शन टेस्ट रूटीन में कितना फ्रीक्वेंट होना चाहिए इन बच्चों में? तो हम तो जब भी बच्चे आते हैं उस वक्त उनका जरूर करते हैं। जब इंटरवीनस एंटीबायोटिक 2 हफ्ते के लिए करते हैं, तो शुरू में करते हैं, दरमियान में करते हैं, एंड पे करते हैं, कि पता चले कि क्या कुछ है। तो ये लंग फंक्शन करना जो है वो इतना नुकसानदेह चीज नहीं है, अनलेस कि किसी को न्यूमोथोरैक्स है जिसमें कि ये नहीं किया जाता। तो जितनी दफा भी कर लें, ये पाकिस्तान में ऑब्वियसली चार्जेस भी होते हैं, या दूसरे ममालिक में चार्जेस होते हैं, तो वो फर्क है। यहाँ यूके में जो है वो केयर पूरी CF केयर पूरी की पूरी फ्री है। वो जो भी टेस्ट हम करेंगे मुफ्त में होता है, बच्चों को पे या उनकी फैमिली को पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम तो जब भी मौका मिलता है, जब भी आते हैं और वो करने के काबिल होते हैं, ये जरूर टेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ग्रुप के हमारे नेक्स्ट ग्रुप पे मूव करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस। उसमें पहला सवाल इनका ये था कि ये सिनेरियो उन्होंने बयान किया था कि their son is admitted with low oxygen saturation और फिर प्रोफाइलेक्टिकली यानी इनका एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दी गई है, पेंडिंग है कल्चर सेंसिटिविटीज पे क्या कमेंट करेंगे? अल्लाह ताला बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। लो ऑक्सीजन ऑब्वियसली इसका मतलब है कि देयर इज इन्फेक्शन, या क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से सैचुरेशन जो कम हो रही है। तो उसमें ये सबसे पहले तो ऑक्सीजन देना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो मिड 90s में जो वो रहे। और अमूमन ऑक्सीजन उस वक्त दी जाती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90% होती है। लेकिन नॉर्मल वैल्यूज जो 95 से 99 तक अमूमन होती हैं, अगर ये ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाए तो ये एक वार्निंग है कि कोई चीज ठीक नहीं जा रही है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। बाकी अगर बच्चा एडमिट है, एंटीबायोटिक का वेट कर रहा है, तो वेट नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले उससे जो कल्चर रिपोर्ट अवेलेबल है उसके मुताबिक या बेस्ट गेस के हिसाब से जो है वो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए। ये 4 या 5 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कल्चर आएगा तो फिर एंटीबायोटिक दी जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक फौरी तौर पे स्टार्ट की जाए, और जब कल्चर रिपोर्ट आए तो उसको रिव्यू करें कि क्या चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, बल्कि एंटीबायोटिक एडमिशन के ऊपर जो है वो दे देना ही बेहतर है। और जितनी देर जब आएंगी कल्चर रिपोर्ट आएगी तो फिर वो देख सकती है कि ठीक है या नहीं है। और अगर साथ बच्चा प्रोडक्टिव है तो ऑब्वियसली चेस्ट क्लियरेंस, फिजियोथेरेपी वगैरह और बाकी के नेबुलाइजर वगैरह उनका भी ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये था, किसी ने पूछा था कि इनकी बेटी का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हर वक्त नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो क्या ये इस चीज की इंडिकेशन है कि उसको इन्फेक्शन होता है? और अगर हर वक्त ही उसका ऐसा रहता है तो क्यों इस तरह हर वक्त रहने की क्या वजह हो सकती है? ये एक तो है कि फास्ट रेट है, और क्या उसके साथ इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी है या नहीं है, कि बच्चा सांस खींच खींच के ला रहा है, वो इंट्राकॉस्टल सबकॉस्टल ट्रिकल रिसेशन वगैरह जो है वो है या नहीं है। अगर वो चीजें हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज अ टाइटनेस इन द चेस्ट या देयर इज ब्लॉकेज इन द चेस्ट, जिससे कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए ये है कि ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट करना चाहिए फिजियोथेरेपी के हिसाब से, चेस्ट क्लीनिंग के हिसाब से, एनी प्रोफिलैक्टिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी देने के हिसाब से वो चीज़ें जो है वो सभी करना चाहिए कि चेस्ट जो है वो क्लियर हो सके जितनी भी हो सकती है। और ये अगर चीज़ें नहीं है तो थोड़ा सा फास्ट है, तो फास्ट रेट जो है वो बच्चे के एक्टिविटी के हिसाब से भी हो जाता है। बच्चा अगर खेल कूद रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर बुखार है तो वो भी हो सकता है, बुखार का जरूरी नहीं है कि वो चेस्ट इन्फेक्शन के साथ हो, वो वैसे भी हो सकता है। तो बाकी की चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि क्या है। डिहाइड्रेशन से भी कई दफ़ा जो है वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
तो ओवरऑल का है देखना कि बच्चे की एक्टिविटी कितनी है, बाकी की चीजें किससे जा रही हैं, और बिलखसूस चेस्ट में जो है कि क्या वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो ठीक है या नहीं है, या प्लग्ड ऑफ एयरवेज हैं, या वीजिंग तो नहीं है, टाइटनेस तो नहीं है, या इन्फेक्शन या बलगम जो है वो तो नहीं है। तो जो जो चीज है उसका जो है वो फिर उसके हिसाब से उसको ठीक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रूटीन में इनका स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी कितने अरसे के बाद होना चाहिए, कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो या नहीं हो? तो हमारा तो ये होता है कि जब भी बच्चा हमारे साथ एनकाउंटर होता है, क्लिनिक आता है, तो हम उसका कल्चर कर लेते हैं, क्योंकि इसी कल्चर से फिर आइंदा अगर सिम्टम्स हों तो डिसाइड किया जाता है कि क्या देने की जरूरत है। अगर कल्चर जो है वो 6 महीने पुराना है तो कोई पता नहीं है कि दरमियान में क्या कुछ हुआ है। तो ये जो है अमूमन जो है हमारे यहाँ के हर 2 महीने के बाद बच्चे आते हैं, तो हर 2 महीने के बाद होता है। अगर कोई पहले भी आ गया तो फिर भी कर लेंगे। पाकिस्तान में मैं अमूमन ये कहता हूँ कि 2 से 4 महीने तक के दरमियान कर लिया करें, कि तकरीबन 3-4 महीने से ज्यादा का वक्फा न छोड़ें, क्योंकि वहाँ कास्ट इफेक्टिवनेस भी है, वहाँ करने वालों को भी ऊपर है, वो नखरे दिखाते रहते हैं कि ये जो होता है ये फास्टिंग होना चाहिए, जो कि मैं आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि फास्टिंग का बलगम के साथ क्या ताल्लुक है। तो वो कई चीजें होती है, और फिर लेबॉर्ट्री वगैरह भी दूर होती हैं, या कई लेबॉर्ट्री करते भी नहीं है लोकली। लेकिन ये है कि जब भी कल्चर करें उन्हें बताएं कि ये बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ताकि ये सीरोमोनस वगैरह और दूसरे जो खास करके जो कल्चर मीडिया होते हैं वो सेटअप किए जा सके, क्योंकि अगर इन्होंने सिर्फ वैसे किया तो वो चीजें जो है वो पिकअप नहीं कर सकेंगे। तो जिसने भी ये फॉर्म रिक्वेस्ट करना है, साइन करना है, वो ये कहे कि बच्चे को सीएफ है, सीरोमोनस या एमआरएसए या ऐसी चीजें को देखे, ताकि वो सही कल्चर जो है वो सेटअप कर सके। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सीएफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? तो इन्फेक्शन के अलावा ये अमूमन सबसे पहले ये खांसी होती है। तो खांसी के साथ ये पता, जैसे मैंने कहा कि ये एक वार्निंग होती है कि कुछ ना कुछ होने लगा है या हो रहा है। तो खांसी के साथ फिर ये होता है कि फिर बलगम हो जाएगी, बलगम जो है वो फिर थिक हो जाएगी या उसका कलर चेंज हो जाएगा, साथ बच्चे की ब्रीदिंग जो है वो हो जाएगी, वीजिंग हो जाएगी। जब बच्चा सांस ले रहा है तो रैटलीनेस होगी, सांस खींच खींच के लेगा, मुश्किल होगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, और बुखार वगैरह हो जाएगा। लेकिन कई दफा बुखार सीएफ के लंग इन्फेक्शन में कम होता है, नहीं होता है। लेकिन ये खांसी, ब्रीदिंग और ये चीजें, और फिर बच्चा जो है वो खाने पीने से उसकी भूख कम हो जाएगी, एपिटाइट कम हो जाएगी, खाना पीना कम देगा। अगर साथ कफ है तो वो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग में फ्लेम ज्यादा आ जाएगा। तो ये चीजें एक मिक्सचर है जो कि अमूमन जो है वो आपके चेस्ट के साथ उनका ताल्लुक है, तो वो मॉनिटर करना पड़ेगी कि आपके बच्चे को क्या है। लेकिन ये खांसी वगैरह और ब्रीदिंग डिफिकल्टी और वीजिंग और रैटलिंगनेस वगैरह ये सब चीजें जो है ये इनिशियल स्टेजेस पे होती हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन है उसका तो आप ऑलमोस्ट बड़े डिटेल से आपने आंसर माशाल्लाह कर दिया है टॉक में, कि जो बहन भाइयों में आपस में जो दोनों सीएफ के पेशेंट तो क्रॉस इन्फेक्शंस को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। जी तो अब हमारे पास इसमें ड्यूरिंग द टॉक हमारे पास वी रिसीव 5 क्वेश्चंस, तो वो पूछ लूं अब मैं आपसे। जी जी जरूर। उसमें पहला सवाल ये आया था कि क्या ओरल एजिथ्रोमाइसिन जो है वो दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरा ये साथ में पूछे थे कि जिस वक्त आईवीज चल रही है उस वक्त ये कंटिन्यू करनी चाहिए हमें एजिथ्रोमाइसिन? उसमें चॉइस है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इन्फेक्शन के हिसाब से ट्रीट हो रहे हैं तो ब्रेक कर भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि जिथ्रोमाइसिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो लिहाजा आप इसे जारी भी रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सीएफ के बच्चों को फोलिक एसिड देना चाहिए? कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इनको फोलिक एसिड की कमी होती है या इसे देने का फायदा होता है। ये विटामिन B12 और दूसरे विटामिन वगैरह, जैसे मैंने कहा है कि मेनली जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K की कमी हो सकती है। बाकी की डाइट अगर ठीक ठाक है तो बाकी की चीजें होना चाहिए। फोलिक एसिड का सिस्टिक फाइब्रोसिस में कोई रोल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या बलगम के रंग से टाइप ऑफ इन्फेक्शन का पता चल सकता है? चल सकता है, और अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज हो रही है। अगर मोमन ये बिल्कुल कलरलेस है, उसके साथ क्रीमी हो रहा है तो थोड़ा सा होगा। अगर डार्क डार्क ग्रीन हो रहा है तो उसमें होता है कि ये बैक्टीरिया वगैरह हो रहा है, और सीडोमोनास वगैरह वाकई वो भी ग्रीन होता है। अगर ब्लैक आ रहा है तो उसमें एस्परजिलस वगैरह का जो होता है वो होने के इम्कान होती है। लेकिन जैसे कि आप उसके ऊपर गैस करें क्या कुछ हो रहा है, ये सोचना चाहिए कि कुछ हो रहा है।
तो उसके जो है बाकी फिजियो क्लियरेंस वगैरह के हिसाब से वो चीज़ें, और फिर डॉक्टर के हिसाब से मशवरा करना चाहिए, कल्चर करना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन सी एंटीबायोटिक, क्योंकि अगर आपको पता भी है स्यूडोमोनास का हो रहा है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सेंसिटिविटी क्या है, तो आप एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ज़रूरी है कि यस ये कलर चेंज इंडिकेशन है कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ ये भी हो रहा है कि आपको कल्चर भी करना पड़े कि ताकि पता जाए कि स्यूडोमोनास है, लेकिन किस किस्म का स्यूडोमोनास है, कौन सी एंटीबायोटिक देना पड़ेगी, वो भी आपको कल्चर से पता चल सके। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सलाइवा की प्रोडक्शन वो भी इन्फेक्शन की अलामत है? सलाइवा जो होता है वो मुंह में बनता है, तो जैसे बच्चे जो है टीथिंग वगैरह करते हैं तो सलाइवा होता है, ड्रूलिंग होती है, या कोई चीज आप जायकेदार चीज देखें तो मुंह में पानी आ जाता है, वो कहते हैं। तो ये सलाइवा का बनना जो है इसका सीएफ के साथ ताल्लुक नहीं है, ना इन्फेक्शन के साथ ताल्लुक है। लेकिन ये है कि कई दफा कई बच्चों में जैसे एपिग्लेटाइटिस होती है, तो वो थ्रोट के वो एपिग्लेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है, उसमें ये होता है कि वो अपना सलाइवा जो है वो स्वालो नहीं कर सकते, तो वो ड्रूलिंग शुरू कर देते हैं। वो अमूमन नॉर्मल सलाइवा होता है लेकिन वो स्वालो नहीं करते, लिहाजा वो बाहर मुंह से बाहर ड्रूल हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन सीएफ में सिर्फ सलाइवा, और अगर लोगों को पता है कि सिर्फ सलाइवा है जो कि स्पिट है, तो वो मुंह में जो है वो है, तो उसमें सीएफ का कोई ऐसा किरदार नहीं है कि वो चेस्ट इन्फेक्शन है। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल एक किया आया था कि इन्होंने अपने बच्चे के बारे में लिखा है कि कभी कभी उसको अचानक से कफ होती है, स्पेशली रात को सोते हुए, और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। क्या ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है? अनलाइकली, अगर सडनली आ रहा है ना तो वो इन्फेक्शन का होना बहुत ही कम है। वो उसका मतलब कोई और चीज आ रही है, तो उसमें ये भी होता है कि कई दफा बच्चे जो है, हम जैसे स्वालो ये सलाइवा की बात कर रहे हैं, अगर वो गलत एयरवेज की तरफ चला गया तो बच्चा खांसी शुरू कर देगा, या किसी बच्चे को रिफ्लक्स की है ना प्रॉब्लम, जो जब हम सोते हैं तो बॉडी फ्लैट होती है, तो मैदे में से चीजें ऊपर जाना, तो अगर वो है वो एयरवेज की तरफ गया तो वो यकदम जो है वो खांसी आ सकती है। लेकिन अदरवाइज यकदम खांसी का आना जो है वो इन्फेक्शन की अलामत नहीं होती है, बल्कि जो होता है इन्फेक्शन होता है वो ग्रेजुअली जो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, यकदम जो है खांसी है उसके बाद ठीक हो गया, वो वाली बात नहीं होती है। तो ये किसी चीज का एयरवेज की तरफ जाना, सलाइवा हो या रिफ्लक्स हो, तो ये चीजें पॉसिबल है, वो हो सकता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या एजिथ्रोमाइसिन और सेप्ट्रॉन एक ही टाइप है, यानी दोनों लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स हैं? तो सेप्ट्रॉन और जिथ्रोमाइसिन दो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। जिथ्रोमाइसिन जो है, जैसे मैंने कहा कि इट्स एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पॉसिबली इम्यून मॉड्यूलेटिंग, के इम्यून सिस्टम को भी शायद बेहतर करती है, उसलिए सेप्ट्रॉन जो है वो जस्ट एंटीबायोटिक है, उसके दूसरे फंक्शंस नहीं है। दोनों इकट्ठी भी दी जा सकती हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने टॉक की और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए। दैट्स ऑल, यही सारे क्वेश्चंस है जो सो फार हमने रिसीव हुए। जाकला लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 घंटे तक इन्होंने भी सब्र कर लिया, और है सिर्फ 18 ही इस वक्त ऑनलाइन, तो 18 या 19 तो चले। अल्लाह ताला सभी को खुश रखे, सभी के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद जो सेशन होगा वो फिजियोथेरेपी के ऊपर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो प्लीज सभी जो है अपने पहले के घर के काम काज करके फारग होके वो आए और ज्वाइन करें, क्योंकि ये सभी आप लोगों के लिए हैं कि आप लोगों के बच्चों की बेहतरी हो सके। तो प्लीज डू पार्टिसिपेट फॉर योर ओन बेनिफिट। और जब ये अपलोड हो तो प्लीज वहां जाकर देखें और कुछ कमेंट भी उसके ऊपर करें कि किसी को कोई अच्छा भी लगा या बुरा लगा। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि ये चीज ठीक नहीं थी, इसको बेहतर करना है, तो वो भी प्लीज हमें बताएं ये कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी के लिए, आप लोगों के लिए, और पाकिस्तान में दूसरी जो फैमिलीज हैं उनकी अवेयरनेस के लिए भी है। तो प्लीज गो एंड विजिट द यूट्यूब, अपने कमेंट्स जो है वो भी करें, लाइक भी करें, सिर्फ देख के जो है पीछे ना भागें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।